नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडीग्राम पर। दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं हमारी एनवायरनमेंट की क्लास नंबर 2 के साथ। ठीक है, फर्स्ट क्लास हम देख चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है आज हम वो डिस्कस करेंगे। जैसा आपको पता है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एनवायरनमेंट के हम एनवायरनमेंट के 300 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 300 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हम एनवायरनमेंट के 300 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अगले 20 क्वेश्चन के साथ मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए, आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार के विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान को क्या कहा जाता है? किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक या विद्युत का जो कचरा है उसको हम क्या कहेंगे, उसके निपटान को हम क्या कहेंगे? उसके निपटान को देखिए, जितना भी ये इस टाइप का कचरा होगा, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा होगा, इसको हम क्या कहेंगे? वेस्ट। वेस्ट तो सारा ही होता है, सारा ही कचरा वेस्ट होता है, ठीक है। डोमेस्टिक वेस्ट तो वो बिल्कुल भी नहीं है, डोमेस्टिक वेस्ट नहीं है, क्योंकि वो घरों से नहीं निकल रहा। बेसिकली जो घर पे हम चीजें बना रहे हैं, चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, चीजें यूज कर रहे हैं, उनसे जो कचरा निकलेगा उसको हम डोमेस्टिक वेस्ट के अंदर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद अब वेजिटेबल नहीं, वेजिटेबल वेस्ट तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। तो जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ई वेस्ट। जितना भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ई वेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? यहां से मैं आपसे उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपने ईवीएस के बारे में थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके वगैरह ये पढ़ना शुरू कर दिया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है होमवर्क। दूसरा ही क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। आपके ऑप्शन है टिहरी बांध, भाखड़ा नंगल बांध, सरदार सरोवर डैम या नागार्जुन सागर बांध, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड। ऐसा वेस्ट जो बायोडिग्रेड नहीं हो सकता, जिसको क्या हम गला सड़ा के क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, उसके जलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उसके जलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? फर्स्ट आपका ऑप्शन है कंपोस्टिंग, सेकंड है इंसिनेशन, थर्ड है सेग्रीगेशन और फोर्थ है सैनिटरी लैंड फिलिंग। देखिए यहां पर जो आपसे पूछा गया है, यहां पर जो आपसे पूछा गया है, ये बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। ये यहां ये पूछना चाहता है कि उस नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड को जब हम बर्न करेंगे, उसको बर्न करने से क्या प्रोड्यूस होगा? उसको बर्न करने से, इसके जलने से प्रोड्यूस होगा क्या? आप बोल सकते हो इसके बर्न होने से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट को जलाने से जो एनर्जी मिलती है, इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं भस्मीकरण या इंसिनेशन। ये नाम बिल्कुल अच्छे से, ये जो प्रोसेस है अच्छे से इसको देख लीजिए। ये इंसिनेशन बोलते हैं इसको। क्या? जब हम सॉलिड, देखिए एक ये बिल्कुल
एग्जैक्ट बता रखा है इसने, ये सॉलिड होगा, ये जो भी वेस्ट होगा ना ये सॉलिड टाइप का वेस्ट होगा। और क्या होगी इसकी खासियत, क्या होगी, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा और इसको हम बर्न करके, इसको जला के हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और इस प्रोसेस को कहेंगे हम क्या, भस्मीकरण या इंसिनेरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या फोर्थ क्वेश्चन छूट गया क्या? हाँ फोर्थ क्वेश्चन, चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। डिफोरेस्टेशन इज कॉज बाय, डिफोरेस्टेशन वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है, हम वनों की कटाई क्यों करते हैं, क्या वो रीजन है जिनके कारण हमें वन काटने पड़ते हैं। फर्स्ट आपका ऑप्शन है ओवर पॉपुलेशन एंड शिफ्टिंग ऑफ कल्टीवेशन, जनसंख्या और खेती का स्थान बदलने के कारण, या फिर द इंक्रीजिंग इन द डिमांड फॉर फ्यूल इज अनदर रीजन। ये भी एक रीजन हो सकता है कि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या है, पॉपुलेशन को एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से, ईंधन से मिलेगी, तो ईंधन के लिए भी हम जंगलों को काट रहे हैं। उसके बाद है ओवर ग्राजिंग एंड फॉरेस्ट फायर, पशुओं को जब हम चराते हैं उसकी मात्रा ज्यादा हो जाए या फिर जंगल में आग लग जाए। फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ द अबव। देखिए वनों की कटाई में बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिनमें से 3 हमने यहीं पर डिस्कस करे हैं। तो पहला तो क्या है, जो मेन अगर रीजन देखें, अगर एक ही शब्द में आपसे पूछे कि क्यों वन कट रहे हैं, ज्यादा वन क्यों कट रहे हैं, तो आप एक बिल्कुल शब्द बोल सकते हो, वो क्या, वो है ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन। एंड आई कांग्रेट्स ऑल ऑफ अस, क्योंकि हम क्या बन गए हैं, हम पॉपुलेशन में नंबर 1 बन गए हैं, यही कर सकते हैं हम पॉपुलेशन में नंबर 1 बन गए हैं। ठीक है, और यही वो मेन रीजन है जिसके कारण जंगल साफ होते जा रहे हैं। ठीक है, और ये तो मतलब प्राइमरी रीजन है, और ये बाकी सारे रीजन इसके बाद पैदा हो रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सारी चीजें ही हो रही हैं जिसके कारण हमें जंगल काटने पड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज एन एलिक्सिर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत क्या है, व्हाट इज एलिक्सिर ऑफ लाइफ, क्या है। एयर बिल्कुल है, हवा के बिना हम जी ही नहीं सकते, गुजारा असंभव। वाटर पानी, पानी के बिना भी नहीं जी सकते, नहीं जी सकते भाई, कुछ दिन जी लेंगे पानी के बिना, लेकिन ज्यादा दिन तक हम नहीं जी पाएंगे। ठीक है, फूड, फूड भी आप कह सकते हो कि कुछ दिन तक चल जाएगा लेकिन लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। ये तीनों ही चीजें क्या है, ये तीनों ही चीजें जीवन के लिए अमृत हैं, ये बेस हैं, आधार हैं हमारा। क्या, हवा, पानी और क्या, भोजन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफोरेस्टेशन जनरली डिक्रीज, वनों की जो कटाई है वो क्या कम कर देती है, वनों की कटाई से, लिख लीजिए यहां पर, वनों की कटाई से आमतौर पर कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है, क्या रेनफॉल, क्या बारिश कम हो जाती है, क्या बारिश, क्या बारिश कम हो जाती है, क्या बाढ़, सॉरी, रेनफॉल कम हो जाती है। ड्रॉट मतलब सूखा, क्या वनों की कटाई और सूखा, वनों की कटने से सूखा हो जाता है। ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, या सॉइल इरोजन हो जाता है। देखिए हो तो ये चारों ही कारण मेन है, चारों ही कारण मेन है। फर्स्ट एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या है, डिफोरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेस, डिफोरेस्ट वनों की कटाई से, वनों की कटाई से आमतौर पर कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है भाई, हमारी रेनफॉल कम हो जाती है। वनों की कटाई से क्या हो जाता है,
रेनफॉल कम हो जाता है। सूखा कम हो जाता है? नहीं, सूखा कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है। क्या ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाती है? नहीं, ग्लोबल वार्मिंग कम नहीं होती बल्कि बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और बढ़नी शुरू हो जाती है। ठीक है। सॉइल इरोजन, क्या मिट्टी का अपरदन कम हो जाता है? नहीं, मिट्टी का अपरदन भी बढ़ जाएगा अगर अगर डिफोरेस्टेशन होगा, अगर पेड़ों को हम काटेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, बताइए बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, कहां पर है भाई? ऑप्शन है आपके पास गुजरात, दिल्ली, कलकत्ता या तमिलनाडु। बताइए बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर है? आपका बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है आपका कलकत्ता के अंदर। ठीक है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पर है? आपका है कलकत्ता के अंदर। ठीक है, लेकिन मेरा आपसे एक अदर क्वेश्चन है यहीं से, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, कब इसको बनाया गया था? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता में कब बनाया गया था। ठीक है, कब वहां पर स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य भर में सभी के लिए छत के ऊपर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आपने बताना है इनमें से भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने क्या करा, जिसने छत पर जो बारिश का पानी है उसको कलेक्ट करने के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कि आपको एक स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। सबसे पहला वो स्टेट कौन सा है जिसने ये लागू किया? बताइए, ऑप्शन आपके तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसने सबसे पहली बार अनिवार्य कर दिया, ये जरूरी कर दिया कि आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, और इसके लिए ये बकायदा एक्ट भी लेके आए जिसको कहा गया है तमिलनाडु बिल्डिंग एक्ट। नाइनटीन 1973 इस एक्ट को कहा गया है तमिलनाडु बिल्डिंग एक्ट 1973। ठीक है, याद रखिए कि तमिलनाडु सबसे पहला ऐसा स्टेट है जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया अपने स्टेट में। ठीक है, क्योंकि जितने भी इस एक्ट के अंदर जो भी बिल्डिंग पास होगी उस बिल्डिंग में ये कंपलसरी रखा जाएगा कि इस बिल्डिंग के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेन वाटर इज रेफर्स एज, बारिश के पानी को क्या कहा जा सकता है? अंडरग्राउंड वाटर? नहीं, अंडरग्राउंड वाटर तो धरती के नीचे होता है, बारिश ऊपर से होती है। पोर्टेबल वाटर, रिवर वाटर या नन ऑफ द अबव? जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पोर्टेबल वाटर। ये मेरे ख्याल से गलत लिखा हुआ है, पोर्टेबल वाटर, क्योंकि अर्थ क्या करती है, इस वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट करती रहती है। ठीक है, ये क्या है, ये पोर्टेबल वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आप सभी को पता है 23 मार्च। 23 मार्च सभी को पता है ना। इस दिन क्या हुआ था, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये इनका क्या है, शहीदी दिवस है। आप यहीं से कनेक्ट करके रखिए, जितने जरूरी ये तीनों
महान विभूतियां थी हमारे लिए, हमारे देश के लिए तीनों महान विभूतियां थी। कितनी जरूरी थी? पानी के जितनी जरूरी थी। अगर वो कुर्बानी ना देते तो हम आज इस सिचुएशन में नहीं होते। ठीक है, यहीं से आप रिलेट करके रखिए कि 23 मार्च को इन तीनों महान विभूतियों का क्या है? शहीदी दिवस है। और उससे एक दिन पहले क्या है? एक दिन पहले विश्व जल दिवस है। ठीक है, ठीक है, अब आपको ये याद रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर स्कार्सिटी इज मेनली कॉज ड्यू टू, पानी की कमी मुख्य रूप से किसके कारण होती है? किसके कारण होती है? पहला आपका ऑप्शन है ओवर पॉपुलेशन, जैसा इंडिया हो चुका है। लो रेनफॉल, जैसा अब हो रहा है लो रेनफॉल। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, पानी का बहुत ज्यादा यूज, बहुत गंदे तरीके से यूज। अनइक्वल एक्सेस, बंटवारा, बहुत गलत बंटवारा पानी का। या इनमें से सभी, ये सभी, बिल्कुल ये सभी रीजन हैं किसके? पानी की स्कार्सिटी के, पानी की कमी के, पानी की कमी के मुख्य रीजन। अगर इनमें से ये ऑप्शन ना होता, मान लीजिए ई ऑप्शन अगर नहीं होता, तो आप क्या आंसर करते इसमें? अगर ई ऑप्शन नहीं होता तो यहां हमारा जो राइट आंसर होता वो होता ओवर पॉपुलेशन। क्योंकि ओवर पॉपुलेशन क्या कर रही है? ओवर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा स्कार्सिटी क्रिएट कर रही है पानी की, सबसे ज्यादा पानी की कमी क्रिएट कर रही है। क्या? ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, जैसा अभी हम ओवर पॉपुलेट हो चुके हैं, इंडिया ओवर पॉपुलेट हो चुका है, तो जल्दी ही ये दिन दूर नहीं होगा कि भारत के में पानी, पीने लायक पानी बिल्कुल नहीं बचेगा। आगे आने वाली पीढ़ियों को हम पीने लायक पानी नहीं दे पाएंगे। यहां से मैं आपको एक कंसर्न बताता हूं कि हो सकता है कि एनवायरमेंट आपके सब्जेक्ट में, आपके एग्जाम में एज ए मेन सब्जेक्ट क्यों इंट्रोड्यूस करा गया? कहीं ना कहीं आयोग आपसे ये चाहता है कि आप इन चीजों को समझे, एनवायरमेंट को समझें, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को आप एक अच्छा एनवायरमेंट दे सकें, आगे आने वाली संतानों को एक अच्छा एनवायरमेंट दे सकें जिसमें रिसोर्सेज क्या हो? यूज करने लायक हो, पानी पीने लायक हो, हवा सांस लेने लायक हो। हमारे रिसोर्सेज को हम इस तरीके से यूज करें कि आने वाली पीढ़ियां भी क्या करें? उनसे सरवाइव कर पाए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं आयोग का ये मसला हो सकता है कि विद्यार्थी जो भी सिलेक्ट होकर आए वो क्या कम से कम एनवायरनमेंट के बारे में जाने हो। ठीक है, तो एनवायरनमेंट आपको सिर्फ एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी लाइफ के लिए, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए, सभी के लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनवायरमेंट इंक्लूड, पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? क्या क्या शामिल है भाई पर्यावरण में? कल भी हमने इसी बात की चर्चा करी थी कि पर्यावरण में क्या क्या शामिल है। पर्यावरण में मेनली दो प्रकार की चीजें शामिल होती हैं, जीवित और निर्जीव, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक और बायोटिक, इन दोनों प्रकार की चीजों से मिलके क्या बनता है? हमारा एनवायरमेंट बनता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बायोटिक और एबायोटिक दोनों प्रकार की ही चीजें होनी चाहिए, तब जाके एक एनवायरमेंट बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज बायोडायवर्सिटी? आपको बताना है कि बायोडायवर्सिटी क्या है। बायोडायवर्सिटी है क्या? जैव विविधता क्या है? मैनी पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज इन वन फॉरेस्ट, या मैनी टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना in one forest, many type of flora and fauna in many forest, all of the above। ये बोला है कि एक जंगल में एक प्रजाति की कई आबादी, या एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव, या कई जंगलों में कई प्रकार के वनस्पति और जीव। ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही क्या दर्शा रहे हैं? ये तीनों ही दिखा रहे हैं जैव विविधता को। ये तीनों ही दिखा रहे हैं जैव विविधता को या बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, कि एक जगह पर बहुत टाइप की चीजें हो सकती हैं, एक जगह पर कई टाइप की चीजें होती हैं। जब वो कई टाइप की चीजें मिलकर एक एनवायरनमेंट, एक सराउंडिंग बना लेती हैं, उस सराउंडिंग को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हाट डज ओजोन लेयर एब्जॉर्ब, ओजोन लेयर क्या अवशोषित कर लेती है। देखिए हमें पता है कि सूरज से क्या आती है, रोशनी आती है, सूर्य की किरणें आती हैं धरती पर, ठीक है। और सूर्य की किरणें जब धरती पर आती हैं तो बहुत सारी मल्टीपल टाइप की रेज का कॉम्बिनेशन होता है, मल्टीपल प्रकार की, कई प्रकार की किरणों का एक मिश्रण होता है। जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर एज ए अम्ब्रेला, एक छाता के रूप में हमारी धरती के ऊपर काम करती है। वो जितनी हानिकारक यूवी रेज हैं, यूवी किरणें हैं जो हानिकारक हैं, उनको वो ऊपर ही एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और जो उसके ओजोन लेयर के अंदर से गुजर के जो प्रकाश आता है उसमें हार्मफुल यूवी रेज नहीं होती, अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होती। तो ओजोन परत बेसिकली करती क्या है, किनको एब्जॉर्ब करती है, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैन मेड एनवायरमेंट इंक्लूड, मानव के द्वारा बनाए गए पर्यावरण में क्या क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है ह्यूमन ग्रुप, बी है मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर, सी है इंस्टीट्यूशनल सिस्टम, या डी ऑल ऑफ द अबो। मनुष्यों के ग्रुप हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य क्या कर रहा है, जो मनुष्य पर्यावरण को निर्मित कर रहा है उसमें क्या हो सकते हैं, उसमें ह्यूमंस के ग्रुप हो सकते हैं, बिल्कुल। मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर, मटेरियल के द्वारा बनाए गए संसाधन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल, ये भी हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि मैन मेड एनवायरमेंट में ये तीनों चीजें ही शामिल हो सकती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है, इनमें से कौन सा है वो जो वायु प्रदूषण नहीं करता। देखिए ऑप्शन देखते हैं। स्मोक, बिल्कुल स्मोक वायु प्रदूषण करता है, तो ये प्रदूषक है बिल्कुल, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं, अगर एक्सेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दें तो क्या होगा, वायु प्रदूषण ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या है, अगर एनवायरमेंट में ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशन हो जाएगा, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है जो क्या करता है, वायु प्रदूषण नहीं करता, एयर पोल्यूशन नहीं करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे का कौन सा भाग पानी को वाष्पित करता है, कौन सा भाग पानी को वाष्पित करता है। आपके ऑप्शन है स्टोमेटा, फ्रूट, ब्रांच या रूट। देखिए जो पौधे होते हैं, एक्सेस जो पानी होता है, जो गैर जरूरी उनके पास पानी होता है, उस पानी को वो छोड़ देते हैं, उस पानी को क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। किसके माध्यम से, पत्तों के माध्यम से। पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से क्या करते हैं, वो पानी को छोड़ देते हैं, और उन छोटे छोटे छिद्र को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा बेसिकली कहाँ होते हैं, पौधों के पत्तों में होते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो प्लांट है वो इवेपोरेट करता है पानी को, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। वैसे तो आप बोल सकते हो कि फ्रूट में भी तो जितना मेनली जो फ्रूट होते हैं, पेड़ों पे जो फ्रूट लगते हैं उनमें भी पानी होता है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आपको मिला है वाष्पित या इवेपोरेट्स, वो इवेपोरेट कर रहा है, ठीक है। फलों में तो हमें पानी एज इट इज मिल जाता है, इवेपोरेशन की फॉर्म में नहीं आता। इवेपोरेशन कहां से होता है, स्टोमेटा से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, ये है जिम कॉर्बेट, ये बी है भाई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, उत्तराखंड यूके के अंदर है,
इंडिया वाला यूके, ठीक है, यूके के अंदर है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, मैं आपको बता चुका हूं, नैनीताल, ठीक है। हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था ये 1936 में। आपने मुझे बताना है बांदीपुर कब इस्टेब्लिश हुआ था, सुंदरबन कब इस्टेब्लिश हुआ था, गिर नेशनल पार्क कब इस्टेब्लिश हुआ था। ये आपने तीनों के इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। ये बताने हैं कि ये तीनों नेशनल पार्क कब स्थापित किए गए थे, ठीक है। जिम कॉर्बेट का मैं आपको बता चुका हूं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सीवेज वाटर इज बाय। सीवेज के पानी से सूक्ष्म जीवों को हटाना इनमें से कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है, इनमें से कौन सी वो प्रक्रिया यूज करी जाती है जिसके द्वारा हम सूक्ष्म जीवों को सीवेज के पानी से हटाते हैं। फर्स्ट आपका ऑप्शन है एरेशन, बी है प्री स्क्रीनिंग, सी है डिसइंफेक्शन या स्लज रिमूवल। आपके लिए ये क्वेश्चन भी रहेगा क्या, होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन भी होमवर्क है आपके लिए। बेसिकली मैंने आज आपको 3-4 क्वेश्चन में होमवर्क दिया है। आई होप आप सभी उस होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जो आएगी, जो नेक्स्ट क्लास आएगी, मैं ये कंप्लीट इस प्रोसेस को कंप्लीट डिस्कस करूंगा। जो भी हम प्रोसेस यहां यूज करते हैं उसको मैं कंप्लीट डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले क्या करना है, उससे पहले आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है भाई, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।